हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। चलिए आज हम पढ़ेंगे आरएच ब्लड ग्रुप। क्या पढ़ेंगे? आरएच ब्लड ग्रुप, या इसको कहते हैं आरएच फैक्टर। उसके पहले पिछले क्लास में जो पढ़े थे एक बार रिकैप करते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप। क्या? एबीओ ब्लड ग्रुप। जैसे देखो, ये ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। क्लियर? ये ब्लड ग्रुप जो भी है वो किसके कारण होता है? डिफरेंट एंटीजन के कारण होता है। क्या होता है? डिफरेंट एंटीजन के कारण होता है। यानी डिफरेंट एंटीजन के कारण क्या होता है? ये ब्लड ग्रुप होता है। यानी जैसा एंटीजन होगा बॉडी में वैसा ही क्या होगा? बॉडी का ब्लड ग्रुप होगा। क्या होगा भाई? ब्लड ग्रुप होगा। क्लियर है? ये एंटीजन प्रेजेंट कहां पे रहते हैं? अब बात आता है सर ब्लड में एंटीजन कहां प्रेजेंट रहते हैं? तो ये आरबीसी के सरफेस पे रहते हैं। कहां पे प्रेजेंट होते हैं? ये आरबीसी बाइकॉन्केव शेप का होता है। आरबीसी के सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है? आरबीसी के सरफेस पे क्या एंटीजन प्रेजेंट होता है। क्लियर? एंटीजन प्रेजेंट होता है और जैसा एंटीजन होगा वैसा ब्लड ग्रुप होगा। क्या? जैसा एंटीजन होगा वैसा ब्लड ग्रुप होगा। क्लियर है? चलो देखो, तो पिछले क्लास में हम देखे थे कि मान लेते हैं ये ब्लड ग्रुप ए बी है। क्या है? ब्लड ग्रुप ए बी है। ये किससे किससे ब्लड ले सकता है? किससे किससे ब्लड ले सकता है? तो सर ये ए से ले सकता है ना, ए से, क्योंकि ए एंटीजन यहां पे भी है और ए एंटीजन यहां पे भी है। बॉडी को फील ही नहीं होगा कि बाहर से कुछ आया। जैसा बॉडी में एंटीजन प्रेजेंट है ठीक वैसा ही एंटीजन अगर बाहर से आया है तो बॉडी को कुछ फील नहीं होगा कोई फॉरेन पार्टिकल आया। क्लियर है? ये और ए बी किससे ले सकता है? ये बी से भी ले सकता है। किससे ले सकता है? बी से भी ब्लड ले सकता है। और किससे ले सकता है? ये खुद अपने जैसा ए बी से ले सकता है ब्लड। और किससे ले सकता है? तो ओ से ले सकता है। किससे ले सकता है भाई? ओ से ले सकता है। ले सकता है ना? चलिए ठीक है। यानी ओ वाले के पास किसी भी तरह का एंटीजन नहीं था तो ए बी वाले को ये दे सकता है। क्लियर? अब देखते हैं क्या ए बी वाला जो है ना पर्सन, क्या जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, क्या वो ए को दे सकता है? क्या नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता है? क्योंकि ए और ए तो ठीक है, जैसे ही ब्लड ग्रुप ए बी आएगा ए वाले की बॉडी में तो क्या होगा? क्या होगा? ए और ए लगेगा कि भाई ठीक है ये फॉरेन पार्टिकल नहीं है, फॉरेन एंटीजन नहीं है। लेकिन जो ब्लड ग्रुप ए है वो बी के अगेंस्ट में, क्या बी के अगेंस्ट में क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बी बनाएगा। इसीलिए ब्लड ग्रुप ए क्या बनाता है? एंटीबॉडी बनाता है। क्या बनाता है? एंटीबॉडी बनाता है। किसके अगेंस्ट में? ए के अगेंस्ट में नहीं। किसके अगेंस्ट में? बी के अगेंस्ट में। ठीक है? वैसे ही बी वाला देखो, जैसे ए बी अब देने का कोशिश करेंगे हम बी को, तो बी और बी तो लगेगा ठीक है भाई सेम एंटीजन है, लेकिन बी वाला ए के अगेंस्ट में क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएगा। इसीलिए स्मॉल ए से, सॉरी स्मॉल बी से डिनोट कर दो एंटीबॉडी को। और एंटीजन बी वाला ए के अगेंस्ट में, किसके? ए के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाएगा। क्या? ए के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाएगा। क्लियर है? तो ये जो एंटीबॉडी है ना, क्या एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी प्रेजेंट कहां पे होता है? हम ये आपसे पूछना चाहते हैं। कहां पे होता है एंटीबॉडी प्रेजेंट? सर ये प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। एंटीबॉडी कहां पे प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में। कहां पे प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा में। क्लियर है? ब्लड ग्रुप किसके कारण होता है? एंटीजन के कारण होता है। किसके कारण? एंटीजन के कारण। चलो यहाँ पे आप देख ही लेते हैं। अब ए वाला किससे ब्लड ले सकता है? तो ए वाला ए से ही ले सकता है। और किससे ले सकता है? ओ से ले सकता है। किससे? ओ से। बी वाला बी से ही ब्लड ले सकता है। और किससे ले सकता है? ओ से ले सकता है। क्लियर है? तो देखो ओ जो है ना ब्लड ग्रुप ओ, ये सबको ब्लड दे रहा है। क्यों दे पा रहा है? क्योंकि सर ओ के पास किसी भी तरह का एंटीजन नहीं है। क्या ओ वाला, क्या ये ओ वाला है ना, ये बी से ब्लड ले पाएगा? क्या नहीं ले पाएगा? क्यों? क्योंकि सर ओ के बॉडी में किसी भी तरह का एंटीजन नहीं है। क्या? ओ के बॉडी में किसी भी तरह का एंटीजन नहीं है। तो बी का एंटीजन आएगा तो ओ के बॉडी को लगेगा कि कोई फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, तो वो बी एंटीजन के अगेंस्ट में क्या करेगा? ए एंटीबॉडी बनाएगा। क्या? ए एंटीबॉडी बनाएगा। स्मॉल ए एंटीबॉडी बनाएगा। क्या ये ओ ब्लड ग्रुप ए से ब्लड ले सकता है? क्या नहीं ले सकता है? क्यों? क्योंकि इसके पास किसी भी तरह का एंटीजन नहीं है। और जब ए एंटीजन आएगा तो इसको लगेगा, क्या लगेगा? बोलो ना। तो इसको क्या लगेगा? इसको फील होगा कोई बाहर से फॉरेन पार्टिकल आ रहा है। तो ए के अगेंस्ट में क्या करेगा? एंटीबॉडी बनाएगा। बी के अगेंस्ट में बी एंटीबॉडी बनाएगा। सॉरी मैंने ए लिख दिया। बी के अगेंस्ट में
बी एंटीबॉडी बनाएगा और ए के अगेंस्ट में ए एंटीबॉडी बनाएगा। आ रहा है समझ में? और ये एंटीबॉडी प्रेजेंट कहां पे होता है? कहां पे होता है? ब्लड प्लाज्मा में होता है। कहां प्रेजेंट होता है एंटीबॉडी? ब्लड प्लाज्मा में। एंटीजन कहां प्रेजेंट होता है? जो ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करता है, तो एंटीजन प्रेजेंट होता है कहां पे? आरबीसी के मेम्ब्रेन पे। कहां पे? आरबीसी के मेम्ब्रेन पे। तो जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप है, ठीक वैसे ही एक और ब्लड ग्रुप है, क्या? आरएच ब्लड ग्रुप। क्या? आरएच ब्लड ग्रुप। आरएच ब्लड ग्रुप को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था रिसस मंकीज में। कहां पे? रिसस मंकी में। आरएच एंटीजन जो है ना, क्या? आरएच एंटीजन, आरएच एंटीजन, ये आरएच एंटीजन भी कहां पे रहता है? आरबीसी के सरफेस पे रहता है। कहां पे रहता है? आरएच एंटीजन कहां पे रहता है? आरबीसी के सरफेस पे रहता है। जैसे एबीओ एंटीजन कहां पे रहता है? आरबीसी के सरफेस पे रहता है, वैसे ही आरएच एंटीजन भी कहां रहता है? आरबीसी के सरफेस पे रहता है। ठीक है, कहां पे रहता है? आरएच एंटीजन कहां पे रहता है? आरबीसी के सरफेस पे रहता है। चलो देखते हैं इसके हिस्ट्री को। आरएच फैक्टर को सबसे पहले डिस्क्राइब किए थे लैंडस्टीनर एंड वीनर ने। किसने? लैंडस्टीनर एंड वीनर ने। कब? 1940 में। कब? 1940 में। कहां से इसको डिस्कवर किया गया था? तो रिसस मंकी से। कहां से? रिसस मंकी में इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। तो सबसे पहले आरएच फैक्टर को कहां से? रिसस मंकी से डिस्कवर किया गया था। क्लियर है? इट इज डिटरमाइंड बाय आरएच एंटीजन और डी एंटीजन। आरएच एंटीजन को क्या कहते हैं? डी एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? डी एंटीजन कहते हैं। आरएच एंटीजन को क्या कहते हैं? डी एंटीजन कहते हैं। नेक्स्ट, आरएच एंटीजन गवर्न बाय डोमिनेंट जीन। ठीक है, आरएच एंटीजन क्या शो करता है भाई? डोमिनेंसी शो करता है। इसको डोमिनेंट जीन कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, हमारे पॉपुलेशन में 85% पॉपुलेशन जो है ना, क्या? मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन 85% पॉपुलेशन क्या है? आरएच पॉजिटिव है। क्या है? आरएच पॉजिटिव है। और लेस देन 15% या लगभग 15% पॉपुलेशन क्या है? आरएच निगेटिव है। आरएच पॉजिटिव और आरएच निगेटिव कहने का क्या मतलब है सर? आरएच एंटीजन अगर प्रेजेंट है, क्या? आरबीसी के सरफेस पे आरएच एंटीजन अगर प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं आरएच पॉजिटिव। क्या कहते हैं? आरएच पॉजिटिव। अगर आरबीसी के सरफेस पे, क्या? आरबीसी के सरफेस पे आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तब उसको कहते हैं आरएच निगेटिव। क्या? आरएच निगेटिव, यानी पॉजिटिव और निगेटिव आरएच एंटीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस को दिखाता है। किसको दिखाता है? प्रेजेंस और एब्सेंस को दिखाता है। बोलो भाई, क्लियर है? तो ये 3 पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे। आरएच फैक्टर या आरएच ब्लड ग्रुप सबसे पहले डिस्कवर किया गया था लैंडस्टीनर एंड वीनर के द्वारा। कहां से? रिसस मंकी से। ये डिटरमाइन होता है किससे? आरएच एंटीजन से। जिस आरबीसी के सरफेस पे आरएच एंटीजन या डी एंटीजन प्रेजेंट है उसको कहेंगे आरएच पॉजिटिव, और जिसके पास नहीं है ये आरएच एंटीजन उसको क्या कहेंगे? आरएच निगेटिव। क्लियर? आरएच एंटीजन गवर्न होता है किससे? डोमिनेंट जीन से। किससे? डोमिनेंट जीन से। यहां तक नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आरएच एंटीजन गवर्न होता है किससे? डोमिनेंट जीन से। कहने का मतलब है कि अगर कैपिटल आर या कैपिटल आर स्मॉल आर अगर किसी का जीनोटाइप है, क्या? कैपिटल आर स्मॉल आर अगर किसी का जीनोटाइप है, तब भी उस पर्सन का आरएच ब्लड ग्रुप क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यानी आरएच एंटीजन होगा। क्या? आरबीसी के सरफेस पे क्या होगा? आरएच एंटीजन, आरएच एंटीजन क्या होगा भाई? प्रेजेंट होगा। क्या? आरबीसी के सरफेस पे आरएच एंटीजन प्रेजेंट होगा। और अगर किसी का ब्लड ग्रुप क्या है? स्मॉल आर जीन से गवर्न होता है। किसी का ब्लड ग्रुप स्मॉल आर ब्लड से गवर्न होता है, स्मॉल आर जीन से, रिसेसिव जीन से अगर गवर्न होता है, तो उसके पास आरएच एंटीजन नहीं है, यानी उसको कहेंगे आरएच निगेटिव। क्या कहेंगे? आरएच निगेटिव। यहाँ पे लिखेंगे नो आरएच एंटीजन। उसके सरफेस पे क्या है? आरएच एंटीजन नहीं है, नो आरएच एंटीजन, नो आरएच एंटीजन। क्लियर है? एबीओ ब्लड ग्रुप, क्या? एबीओ ब्लड ग्रुप इनकॉम्पेटेबिलिटी, जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप मिसमैचिंग के जैसा आरएच ब्लड ग्रुप भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। यानी यहां पे भी आरएच ब्लड ग्रुप, क्या? आरएच ब्लड ग्रुप मिसमैचिंग देखने को मिलता है। क्लियर है? जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप के लिए हम देखे थे कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है या कौन किससे ले सकता है, वैसे ही हम देखते हैं कि भाई आरएच पॉजिटिव
RH पॉजिटिव का मतलब RH एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे है, और RH निगेटिव, क्या RH निगेटिव, और RH निगेटिव कहने का मतलब है RH एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे नहीं है। तो देखो ना, कोई तरह का एंटीजन इसके पास नहीं है और इसके पास कुछ एंटीजन है, क्या इसके पास किसी भी तरह का एंटीजन नहीं है और इसके पास किस तरह का एंटीजन है। आया समझ में? एंटीजन क्या है भाई? एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है। एंटीजन क्या है? प्रोटीन मॉलिक्यूल है। मान लेते हैं कि इसका ब्लड ग्रुप ए, क्या है? इसका ब्लड ग्रुप ए है और इसका ब्लड ग्रुप ए है। इसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए है। तो इस ब्लड ग्रुप को क्या कहेंगे? RH पॉजिटिव है तो इस ब्लड ग्रुप को कहेंगे ए पॉजिटिव, क्या ए पॉजिटिव। और जिस पर्सन का RH निगेटिव होता है, यानी उसके आरबीसी पे RH फैक्टर नहीं होता है, उसको कहते हैं RH निगेटिव। और अगर उसका ब्लड ग्रुप ए है तो उसको कहेंगे ए निगेटिव। क्या कहेंगे? ए निगेटिव। क्या कहेंगे? ए निगेटिव। क्लियर है? चलिए अब आप बताइए कि ए वाले को आसानी से ब्लड दे सकता है, क्या ए वाले को आसानी से ब्लड दे सकता है। तो ये हो गया ए पॉजिटिव। ए पॉजिटिव कहने का मतलब है ब्लड ग्रुप ए और RH पॉजिटिव। ए निगेटिव कहने का मतलब है ब्लड ग्रुप ए और RH निगेटिव। क्लियर है? चलो, तो क्या सर पॉजिटिव वाला निगेटिव वाले को ब्लड दे सकता है क्या? RH पॉजिटिव RH निगेटिव को ब्लड दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है। क्या नहीं दे सकता है? क्यों नहीं दे सकता है? देखो, ये जो बॉडी है इस पर्सन का, मान लेते हैं कि ये जो मिस्टर एक्स है, ठीक है, इनके बॉडी में ए एंटीजन तो है, क्या ए एंटीजन तो है, तो बॉडी फील करेगा कि जो ए एंटीजन आया वो अपना ही ए एंटीजन आया, क्या अपना ही ए एंटीजन आया, कोई फॉरेन एंटीजन नहीं आया। क्लियर? लेकिन जैसे ही ये RH एंटीजन इसके बॉडी में जाएगा, क्या RH एंटीजन इसके बॉडी में जाएगा, तो ये RH एंटीजन के अगेंस्ट में इसका बॉडी क्या बनाएगा? RH एंटीबॉडी बनाएगा। क्या बनाएगा? RH एंटीबॉडी बनाएगा। और इस RH एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के कारण क्या हो जाएगा? ब्लड में क्लम्पिंग आ जाएगा, यानी रिएक्शन हो जाएगा और ये इनकॉम्पेटेबिलिटी शो करेगा। क्या? इनकॉम्पेटेबिलिटी, RH मिसमैचिंग शो करेगा। क्लियर है? तो RH पॉजिटिव वाला RH निगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता है, भले ही ब्लड ग्रुप क्या हो, भले ही ब्लड ग्रुप सेम हो। समझना क्या? क्या सर निगेटिव वाला पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है क्या? निगेटिव ए पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है क्या? या RH निगेटिव RH पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है क्या? बिल्कुल दे सकता है। चलो, ए एंटीजन इसके भी बॉडी में और ए एंटीजन इसके भी बॉडी में, ठीक है। तो ये जो है ना मिस्टर ब्लू, इनमें ए एंटीजन पहले से है और दूसरे से अगर ए एंटीजन लेगा तो इसका बॉडी कुछ फील ही नहीं करेगा, बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आया तो ए एंटीजन के अगेंस्ट में किसी भी तरह का एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। क्लियर है? क्या RH के अगेंस्ट में कोई एंटीबॉडी बनाएगा? बनाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सर इसके आरबीसी में किसी भी तरह का RH एंटीजन है ही नहीं, किसी भी तरह का RH एंटीजन है ही नहीं। तो RH एंटीजन नहीं है और इसके पास RH एंटीजन है तो क्या होगा? जो ब्लड आ रहा है उसके पास किसी भी तरह का RH एंटीजन नहीं है, किसी भी तरह का RH एंटीजन नहीं है, तो इसका बॉडी RH के अगेंस्ट में किसी भी तरह का एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। क्या? किसी भी तरह का एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। आया समझ में? तो चलो, ए निगेटिव ए पॉजिटिव को दे सकता है लेकिन ए पॉजिटिव ए निगेटिव को नहीं दे सकता है। सिंपल सा कहने का मतलब है कि RH निगेटिव RH पॉजिटिव को दे सकता है लेकिन RH पॉजिटिव RH निगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता है। उसके अलावा RH कहां से ले सकता है ब्लड? तो RH पॉजिटिव से ही ब्लड ले सकता है और RH निगेटिव से ही ब्लड ले सकता है। निगेटिव वाला पॉजिटिव से ले सकता है लेकिन पॉजिटिव वाला निगेटिव को नहीं दे सकता है ब्लड। क्लियर है? चलिए यहां पे आते हैं। मान लेते हैं किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है? AB पॉजिटिव है। क्या भाई? AB पॉजिटिव है और किसी पर्सन का ब्लड A पॉजिटिव है और किसी पर्सन का ब्लड B निगेटिव है और किसी पर्सन का ब्लड O निगेटिव है। क्या भाई? O निगेटिव है। चलो, तो AB तो तुमको पता है कि पॉजिटिव निगेटिव तो अभी छोड़ दो, AB बस है ना। AB क्या? ब्लड ग्रुप AB किससे ले सकता है? B से भी ले सकता है ब्लड ग्रुप, A से भी ले सकता है और ब्लड ग्रुप O से भी ले सकता है। क्लियर है?
कौन, ए बी पॉजिटिव, कौन, ए बी पॉजिटिव वाले से भी ले सकता है, ओ निगेटिव वाले से भी ले सकता है और बी निगेटिव वाले से भी ले सकता है। इसलिए ए बी पॉजिटिव को बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। सर ए बी निगेटिव रहेगा तो क्या होगा, देखते हैं। ए बी निगेटिव होगा तो क्या होगा, तो ए बी निगेटिव होगा तो बी निगेटिव वाले से इजीली ले लेगा। क्या ए पॉजिटिव वाले से ले पाएगा, क्या ए पॉजिटिव वाले से ले पाएगा। देखो ए एंटीजन यहाँ पे है, ए एंटीजन यहाँ पे भी, लेकिन RH एंटीजन यहाँ पे है और RH एंटीजन यहाँ पे नहीं है। तो जैसे ही RH एंटीजन इसके बॉडी में जाएगा, AB वाले के बॉडी में जाएगा, तो AB वाला बॉडी इस RH एंटीजन के अगेंस्ट में एंटी बॉडी बनाना शुरू कर देगा और बॉडी इसको ऐसे अफेक्ट नहीं करेगा। यानी AB निगेटिव, क्या AB निगेटिव पॉजिटिव वाले से ब्लड ले ही नहीं सकता। अभी तो देखे ना कि पॉजिटिव वाला निगेटिव वाले को दे ही नहीं सकता, पॉजिटिव वाला निगेटिव वाले को दे ही नहीं सकता। वैसे ही यहाँ पे है O निगेटिव, क्या O निगेटिव AB निगेटिव को देगा, बिल्कुल देगा, इसके पास किसी भी तरह का एंटीजन नहीं है। अगर सर यहाँ पे O पॉजिटिव होता तो क्या होता, तो आपको पता है O और यहाँ पे AB, यानी O के पास तो किसी भी तरह का एंटीजन नहीं है, तो AB आराम से क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव कहने का मतलब है RH एंटीजन, क्या RH एंटीजन, यहाँ पे RH एंटीजन है, यहाँ पे RH एंटीजन नहीं है, तो बॉडी RH एंटीजन के अगेंस्ट में क्या करेगा, बॉडी RH एंटीजन के अगेंस्ट में क्या करेगा, RH एंटीबॉडी बनाएगा और इसको भी ये नहीं लेगा। सिंपल सा मतलब है निगेटिव वाला क्या, निगेटिव वाला पॉजिटिव ग्रुप को नहीं ले सकता है। किसको नहीं ले सकता है, पॉजिटिव। लेकिन पॉजिटिव वाला, लेकिन RH पॉजिटिव क्या निगेटिव को रिसीव कर सकता है। क्लियर है, क्लियर है। तो AB पॉजिटिव, देखो AB ब्लड ग्रुप अभी तक हम जानते थे कि AB क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, AB ब्लड ग्रुप ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, क्या है, रिसिपिएंट है। लेकिन अगर ऑप्शन आपसे कर दे कि AB पॉजिटिव यूनिवर्सल रिसिपिएंट है या फिर AB निगेटिव यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, तो क्या आंसर टिक करेंगे, AB पॉजिटिव यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। ये निगेटिव वाले से भी ब्लड रिसीव कर सकता है और पॉजिटिव वाले से भी ब्लड रिसीव कर सकता है, लेकिन AB निगेटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट नहीं है। ये निगेटिव वाला सिर्फ निगेटिव वाले से ब्लड रिसीव कर सकता है, पॉजिटिव वाले से ब्लड रिसीव नहीं कर सकता है, पॉजिटिव वाले से ब्लड रिसीव नहीं कर सकता है। इसलिए क्या बोलो ना, AB पॉजिटिव क्या है, AB पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। ठीक, वैसे ही आ जाते हैं O पे। तो देखो O पॉजिटिव वाला O पॉजिटिव वाला AB निगेटिव को या फिर O पॉजिटिव वाला B निगेटिव को, किसी भी निगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता है, किसी भी निगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता है। लेकिन O निगेटिव पॉजिटिव वाले को भी ब्लड दे सकता है, A पॉजिटिव को भी, AB पॉजिटिव को भी दे सकता है और निगेटिव को भी दे सकता है। क्लियर? तो आपको पता है कि ब्लड ग्रुप O क्या यूनिवर्सल डोनर है, क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। लेकिन आपसे ऑप्शन यहाँ पे ट्विस्ट कर दिया जाए कि भाई O निगेटिव और O पॉजिटिव में यूनिवर्सल डोनर कौन है, जो सबको दे सकता है। तो O निगेटिव, देखो O निगेटिव पॉजिटिव को भी दे सकता है, AB पॉजिटिव को भी दे सकता है, B निगेटिव को भी, यानी किसी को भी ब्लड दे सकता है। कौन, O निगेटिव। जबकि O पॉजिटिव देखो निगेटिव वाले को ब्लड दे ही नहीं सकता है, क्या निगेटिव वाले को ब्लड दे ही नहीं सकता है। तो O निगेटिव क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, क्या है, यूनिवर्सल डोनर। जबकि AB पॉजिटिव क्या है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, क्या है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। एनसीईआरटी के 11th क्लास में सर्कुलेशन वाले चैप्टर में RH इनकॉम्पेटेबिलिटी का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। किसका, RH इनकॉम्पेटेबिलिटी का एग्जाम्पल दिया हुआ है। RH इनकॉम्पेटेबिलिटी का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम बोल रहे हैं। ठीक है, RH इनकॉम्पेटेबिलिटी का मतलब होता है RH मिसमैचिंग। क्या, RH मिसमैचिंग। अगर RH मिसमैचिंग हो जाएगा तो उसे वो कहते हैं RH इनकॉम्पेटेबिलिटी। और इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है क्या, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटाइलिस। क्या,
इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। क्या RH इनकॉम्पेटेबिलिटी का एग्जाम्पल क्या है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। क्या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। देखिए अभी हम आपको बताएं कि मान लेते हैं कि मदर क्या है? RH निगेटिव है। मदर क्या है? RH निगेटिव है। तो ये मदर RH निगेटिव है, कहने का मतलब है स्मॉल r। कभी भी रिसेसिव कंडीशन होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस होता है। कभी भी रिसेसिव कैरेक्टर होमोजाइगस कंडीशन में क्या होता है? एक्सप्रेस होता है। मदर का क्या? मदर का जीनोटाइप क्या हो गया? मदर का जीनोटाइप हो गया स्मॉल r, जबकि फादर का जीनोटाइप है, क्या है फादर का जीनोटाइप? कैपिटल R स्मॉल r। क्या है? कैपिटल R स्मॉल r। यानी फादर हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या? फादर हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या है? बोलो ना, फादर हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या है? RH पॉजिटिव है। क्या है? RH पॉजिटिव है। ये बात पता है ना? फादर क्या हो गया? RH पॉजिटिव हो गया और मदर क्या हो गई? RH निगेटिव हो गई। क्या हो गई? RH निगेटिव हो गई। क्लियर? चलिए, ये गैमेट प्रोड्यूस करेगा फादर दो तरह का, एक होगा कैपिटल R और दूसरा होगा, एक होगा कैपिटल R और दूसरा होगा स्मॉल r। क्लियर है? चलो यहाँ पे देखिए, तो ये जो मदर है वो ओनली वन टाइप्स की गैमेट प्रोड्यूस करेंगी और वो होगा स्मॉल r। क्या? स्मॉल r। चलो, अगर कैपिटल R स्मॉल r से फ्यूज करेगा, क्या कैपिटल R वाला गैमेट स्मॉल r से फ्यूज करेगा तो क्या बनाएगा? कैपिटल R स्मॉल r। यानी जो बच्चा बन रहा है, जो इम्ब्रियो बन रहा है, क्या जो इम्ब्रियो बन रहा है वो क्या हो गया? RH पॉजिटिव हो गया। क्या हो गया? RH पॉजिटिव हो गया। बात समझ में आया? और हेट्रोजाइगस कंडीशन में RH पॉजिटिव हो गया। और जो ये ऑफस्प्रिंग बन रहा है, क्या ऑफस्प्रिंग बन रहा है, ये क्या हो गया? RH अगर स्मॉल r फ्यूज करेगा, स्मॉल r फ्यूज करेगा, जो यहाँ पे इम्ब्रियो बना, जो जाइगोट बना, वो क्या बना? RH निगेटिव बना। क्या? RH निगेटिव। ठीक है? तो अगर हेट्रोजाइगस फादर है RH फैक्टर के लिए, कैपिटल R स्मॉल r, तो 50% चांस है कि आने वाला जो इम्ब्रियो होगा वो RH निगेटिव होगा और 50% चांस है कि जो इम्ब्रियो होगा वो क्या होगा? RH पॉजिटिव होगा। क्या होगा? RH पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ रहा है? अगर RH निगेटिव बेबी है, क्या RH निगेटिव बेबी है, ये जो बेबी है ना, ये क्या है? RH निगेटिव। और मदर क्या है? मदर क्या है? RH निगेटिव। तब तो किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। क्या किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा? RH मिसमैचिंग होगा ही नहीं। क्या RH मिसमैचिंग होगा ही नहीं। लेकिन RH पॉजिटिव बेबी है, क्या है? बेबी जो है ना, यानी इम्ब्रियो जो है वो क्या है? RH पॉजिटिव है। एंड मदर जो है, क्या मदर जो है वो क्या है? RH निगेटिव है। तो इस कंडीशन में क्या बेबी RH पॉजिटिव एंड मदर RH निगेटिव, इस कंडीशन में देखने को मिलता है क्या? RH इनकॉम्पेटेबिलिटी। क्या देखने को मिलता है? RH इनकॉम्पेटेबिलिटी। क्या देखने को मिलता है? RH इनकॉम्पेटेबिलिटी। बात समझ में आ गया? यानी हर एक प्रेगनेंसी में 50% चांस होगा कि बेबी क्या है? RH निगेटिव हो और 50% चांस हो सकता है कि बेबी क्या होगा? RH पॉजिटिव होगा। समझ में आ गया? जब निगेटिव होगा तो किसी तरह का डर नहीं है, लेकिन जब RH पॉजिटिव होगा तो डरने वाला बात है। एक तो ये कंडीशन हो गया। देखते हैं दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि फादर जो हो ना वो कैपिटल R होमोजाइगस कंडीशन में, और मदर जो हो वो क्या हो? स्मॉल r। यानी इसको हो गया RH निगेटिव और इनका हो गया RH पॉजिटिव। क्या हो गया भाई? RH पॉजिटिव। तो वो ये ओनली वन टाइप का गैमेट बना है, कैपिटल R, और यहाँ से ओनली वन टाइप का गैमेट बना, क्या स्मॉल r। क्या स्मॉल r। गैमेट फ्यूजन हो गया और ऑल ऑफस्प्रिंग क्या होगा? बोलो ना, कैपिटल R स्मॉल r। क्या होगा? कैपिटल R स्मॉल r। यानी ऑल ऑफस्प्रिंग क्या होगा? RH पॉजिटिव होगा। क्या होगा? RH पॉजिटिव होगा। तो इस कंडीशन में क्या बेबी क्या है? इम्ब्रियो क्या है? RH पॉजिटिव। क्या है? RH पॉजिटिव है। 100% बेबी क्या हो गया? RH पॉजिटिव हो गया। और मदर क्या होगी? तो मदर पैरेंट्स क्या है? RH निगेटिव है। RH निगेटिव है। इस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा RH इनकॉम्पेटेबिलिटी। क्या देखने को मिलेगा? RH इनकॉम्पेटेबिलिटी। RH इनकॉम्पेटेबिलिटी।
RH इनकॉम्पेटेबिलिटी, क्या RH इनकॉम्पेटेबिलिटी, क्लियर, RH इनकॉम्पेटेबिलिटी क्लियर। अब देखते हैं RH इनकॉम्पेटेबिलिटी है क्या, क्या RH इनकॉम्पेटेबिलिटी, इसको कहते हैं RH मिसमैचिंग, क्या कहते हैं RH मिसमैचिंग। और RH मिसमैचिंग का एग्जांपल क्या है, RH इनकॉम्पेटेबिलिटी या RH मिसमैचिंग का एग्जांपल क्या है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटाइलिस, क्या है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटाइलिस, क्या एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटाइलिस, क्लियर है। चलो तो देखते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटाइलिस क्या केस है। देखिए ये हो गया मदर्स बॉडी, और मदर्स के यूटेरस में बेबी का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, बेबी का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। ये जो एम्ब्रियो है, ये जो एम्ब्रियो है ये क्या है, RH पॉजिटिव है, क्या है RH पॉजिटिव है, यानी एम्ब्रियो के बॉडी में जो RBC है उस RBC पे RH एंटीजन है, क्या है RH एंटीजन है, क्लियर। और मदर्स के क्या, और मदर के बॉडी में क्या 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 बोलो ना, मदर के बॉडी में RH एंटीजन नहीं है, यानी मदर का बॉडी क्या है RH निगेटिव है, क्या है RH निगेटिव है, क्लियर है, क्या RH निगेटिव है। आपको पता है कि अगर RH निगेटिव मदर है, क्या है RH निगेटिव मदर है और RH पॉजिटिव बेबी है, क्या है भाई बेबी क्या है RH पॉजिटिव बेबी है, RH पॉजिटिव एम्ब्रियो है, तो क्या कंडीशन हो सकता है, पॉजिटिव वाला निगेटिव वाले को ब्लड दे सकता है क्या, पॉजिटिव वाला निगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकता है, क्या निगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को दे सकता है, बिल्कुल निगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को दे सकता है आसानी से, ठीक है आसानी से दे सकता है, दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी है ये, क्या है भाई फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या, फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या हो रहा है, किसी भी प्रेगनेंसी में, लेकिन ये कंडीशन फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है कि आपको पता है ये जो बेबी है ना, क्या बेबी है ये पूरा न्यूट्रिशन, क्या पूरा न्यूट्रिशन कहां से लेती है, कहां से ले रहा है, ये मदर से ले रहा है, क्या मदर से ले रहा है, क्लियर है, कहां से ले रहा है मदर से। तो मदर का ब्लड फर्स्ट प्रेगनेंसी में बेबी के बॉडी में आराम से सर्कुलेट होगा, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, क्या किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट प्रेगनेंसी में किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी तक बस मदर से ब्लड कहां पे जा रहा है, बेबी के पास जा रहा है, कहां पे जा रहा है बेबी, यानी निगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को ब्लड सप्लाई कर रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। अब बात आता है कि ये जो बेबी है ना इसका पार्चुरेशन होगा, क्या होगा पार्चुरेशन होगा, यानी बॉडी से ये बाहर आएगा, क्या बॉडी से बाहर आएगा। तो बॉडी से जब बाहर आता है एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन बहुत ऐसा चांस बनता है, क्या बहुत ऐसा चांस बनता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाए, क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहने का मतलब है बेबी के बॉडी से, क्या इस बेबी के बॉडी से एम्ब्रियो के बॉडी से ब्लड कहां पे चला जाए, RH पॉजिटिव वाला ब्लड कहां पे चला जाए, मदर के ब्लड में चला जाए, कहां पे चला जाए, मदर के ब्लड में चला जाए। ये फर्स्ट प्रेगनेंसी का केस है, क्या भाई फर्स्ट प्रेगनेंसी में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हुआ। सेकेंड प्रेगनेंसी पे, फर्स्ट प्रेगनेंसी के एंड में पार्चुरेशन के समय ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, क्या बेबी का ब्लड यानी एम्ब्रियो का ब्लड और मदर के ब्लड में ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, मान लेते हैं हो गया, क्या हो गया हो गया। तो जैसे ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, एम्ब्रियो का ब्लड किसके ब्लड से, मदर ब्लड से ट्रांसफ्यूज हो गया, तो मदर का ब्लड क्या है RH निगेटिव, मदर का ब्लड क्या है RH निगेटिव, और एम्ब्रियो का ब्लड क्या है RH पॉजिटिव, यानी कुछ एंटीजेन कहां पे आ गए, बोलो ना मदर के बॉडी में आ गए, क्या आ गए मदर के बॉडी में कुछ एंटीजेन आ गए, कैसे एंटीजेन, RH एंटीजन, कहां से आया, एम्ब्रियो से आया, कहां से आया, एम्ब्रियो से आया। तो मदर का जो ब्लड है ना, क्या मदर का जो ब्लड है वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में, मदर का जो ब्लड है वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में, या फिर मदर का ब्लड जैसे ही बेबी या एम्ब्रियो का RH पॉजिटिव एंटीजन आया वैसे ही मदर का जो ब्लड है वो क्या प्रोड्यूस करने लगा, मदर का जो ब्लड है, मदर का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या प्रोड्यूस करने लगा, RH एंटीबॉडी बनाने लगा, क्या बनाने लगा, RH एंटीबॉडी बनाने लगा, क्या बनाने लगा, RH एंटीबॉडी।
फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी के पार्चुरेशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, उसी समय से मदर का जो बॉडी है वो क्या बनाने लगा, आरएच एंटीबॉडी बनाने लगा। क्या बनाने लगा, आरएच एंटीबॉडी बनाने लगा। मान लेते हैं मदर का जो है ना ये सेकेंड प्रेगनेंसी है। क्या भाई, सेकेंड प्रेगनेंसी है। तो सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होगा ना, मदर जो है ना वो क्या है, आरएच निगेटिव है। क्या है, आरएच निगेटिव है, लेकिन इनके ब्लड में आरएच एंटीजन आया है, जिसके कारण इनका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स किया है और आरएच एंटीजन के अगेंस्ट में क्या बनाया है, आरएच एंटीबॉडी बना रहा है। क्या बना रहा है, आरएच एंटीबॉडी बना रहा है। अब क्या होगा सर, अब नेक्स्ट प्रेगनेंसी में जो एम्ब्रियो होगा, जो बेबी होगा, क्या नेक्स्ट प्रेगनेंसी में जो एम्ब्रियो होगा, आपको पता है कि मदर बॉडी से ब्लड कहां पे जाता है, कहां पे जाता है, एम्ब्रियो के बॉडी में जाता है। कहां पे जाता है, एम्ब्रियो के बॉडी में जाता है। अगर नेक्स्ट बेबी जो है ना, क्या नेक्स्ट बेबी, नेक्स्ट एम्ब्रियो जो है वो भी क्या है, आरएच पॉजिटिव है। क्या है भाई, आरएच पॉजिटिव है। क्या है, आरएच पॉजिटिव है। तो जैसे ब्लड जा रहा है मदर बॉडी से कहां पे, सेकेंड प्रेगनेंसी में मदर बॉडी से कहां पे जा रहा है, एम्ब्रियो में ब्लड जाएगा, एम्ब्रियो में ब्लड जाएगा। तो इस मदर ब्लड के पास क्या है, मदर ब्लड के पास आरएच एंटीबॉडी है। क्या है, आरएच एंटीबॉडी। ये आरएच एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट में काम करता है, ये आरएच एंटीजन के अगेंस्ट में काम करता है। और आरएच एंटीजन इसको कहां पे मिल जाएगा, एम्ब्रियो के, क्या एम्ब्रियो के फीटस के ब्लड में मिल जाएगा। कहां मिल जाएगा, एम्ब्रियो या फीटस के ब्लड में मिल जाएगा। समझ में आ गया, फीटस के ब्लड में मिल जाएगा। और आपको पता है ये आरएच एंटीजन रहता कहां पे है, ये रहता है इरिथ्रोसाइट्स पे। कहां पे रहता है, इरिथ्रोसाइट्स पे। इरिथ्रोसाइट का दूसरा नाम है आरबीसी। क्या रहता है, आरबीसी के सरफेस पे रहता है आरएच एंटीजन। क्या रहता है, आरएच एंटीजन। और ये आरएच एंटीबॉडी जो मदर के बॉडी में बना है, क्या मदर के बॉडी में बना है, ये आरएच एंटीबॉडी एम्ब्रियो के आरबीसी के सरफेस पे जो आरएच एंटीजन है ना उसको ढूंढ ढूंढ के क्या करेगा, मारेगा। क्योंकि एंटीबॉडी का काम है एंटीजन के अगेंस्ट में काम करना। क्लियर है, तो आरएच एंटीबॉडी आरएच एंटीजन के अगेंस्ट में काम करेगा। और ये एंटीजन कहां पे मिला, एम्ब्रियो के ब्लड में। कहां पे मिला, एम्ब्रियो के ब्लड में, फीटस के ब्लड पे मिला। कहां पे मिला, फीटस के ब्लड में। तो देखो फर्स्ट प्रेगनेंसी में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हुआ, बेबी का जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो आसानी से हो गया। लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या हुआ, मदर का ब्लड पहले से ही आरएच एंटीबॉडी बना रखा है। कैसे बना रखा है, फर्स्ट प्रेगनेंसी के एंड पे पार्चुरेशन के समय ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, जिसके कारण आरएच पॉजिटिव ब्लड यानी आरएच एंटीजन वाला ब्लड मदर के बॉडी में चला गया। और मदर क्या थी, आरएच निगेटिव थी, जिसके कारण मदर का इम्यून सिस्टम क्या बनाने लगा, बोलो ना, आरएच एंटीबॉडी बनाने लगा। क्या बनाने लगा, आरएच एंटीबॉडी। सेकेंड प्रेगनेंसी के समय ये एंटीबॉडी मदर के ब्लड से कहां पे जा रहा है, फीटस में जा रहा है। कहां पे जा रहा है, फीटस में जा रहा है, एम्ब्रियो में जा रहा है। और फीटस के इरिथ्रोसाइट्स को, फीटस के आरबीसी को क्या कर रहा है, मार रहा है, किल कर रहा है। समझ में आ गया, फीटस के ब्लड को क्या कर रहा है, किल कर रहा है। तो ये बेबी का डेवलपमेंट नहीं होगा, सेकेंड एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होगा, इसका डेथ हो जाएगा। इनसाइड द एम्ब्रियो ये क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। क्यों डेथ हो गया, आरएच इनकॉम्पेटेबिलिटी के कारण, आरएच मिसमैचिंग के कारण। समझ में आ गया, इसका एग्जांपल क्या है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। क्या एग्जांपल है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, तो ये एग्जांपल है आरएच इनकॉम्पेटेबिलिटी का। समझ में आया, आरएच इनकॉम्पेटेबिलिटी, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस क्वेश्चन पूछेगा कहां पे देखने को मिलेगा, जब मदर आरएच निगेटिव होगी और बेबी यानी एम्ब्रियो आरएच पॉजिटिव होगा, उस कंडीशन में देखने को मिलेगा क्या, आरएच इनकॉम्पेटेबिलिटी। क्या देखने को मिलेगा, आरएच इनकॉम्पेटेबिलिटी देखने को मिलेगा। और आरएच इनकॉम्पेटेबिलिटी का एक एग्जांपल है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इरिथ्रोसाइट्स ब्लास्ट कर गया, इरिथ्रोसाइट क्या कर गया, ब्लास्ट कर गया। इरिथ्रोब्लास्टोसिस कहां पे, तो फीटस के बॉडी में। कहां पे, फीटस के बॉडी में। जब आरबीसी ब्लास्ट कर जाएगा, नहीं बचेगा, तो फीटस तो बचेगा ही नहीं, यानी आरएच इनकॉम्पेटेबिलिटी के कारण ये फीटस क्या हो जाएगा, इनसाइड द बॉडी डेथ हो जाएगा इसका। समझ में आ गया, तो ये एग्जांपल है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। क्या सर इससे बचने का कोई उपाय नहीं, क्या अगर आरएच निगेटिव मदर हो और आरएच पॉजिटिव बेबी हो, ठीक है, तो क्या सिर्फ उसको एक ही बच्चा होगा, मतलब क्या उसको सिर्फ एक ही बेबी होगा, एक ही एम्ब्रियो होगा, नहीं। नेक्स्ट
नेक्स्ट प्रेगनेंसी भी पॉसिबल है। क्या? नेक्स्ट प्रेगनेंसी भी पॉसिबल है। और नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए क्या करते हैं? नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए इस मदर को, RH निगेटिव मदर को, जैसे वो पता चल जाता है, डॉक्टर पता कर लेते हैं कि भाई इनसाइड द बेबी क्या है, RH पॉजिटिव है। क्या है? RH पॉजिटिव है। और मदर का ब्लड क्या है? RH निगेटिव है। क्या है? RH निगेटिव है। तो उस कंडीशन में हम क्या कर देते हैं, डॉक्टर्स को पता है कि अब मदर का बॉडी क्या करेगा, पार्चुलेशन के बाद मदर का बॉडी क्या करेगा, एंटीबॉडी, RH एंटीबॉडी बनाना शुरू करेगा। तो RH एंटीबॉडी ना बने, RH एंटीबॉडी ना बने, इसलिए इस मदर्स को 24 घंटे के अंदर हम दे देते हैं एंटी-डी का इंजेक्शन। क्या? एंटी-RH का इंजेक्शन, या इसको कहते हैं एंटी-डी का इंजेक्शन। और मार्केट में आता है रोगैन के नाम से। किसके? रोगैन। ठीक है, रोगैन के नाम से एक इंजेक्शन आता है, मदर्स बॉडी को दे दिया जाता है। फिर मदर बॉडी RH एंटीबॉडी नहीं बनाएगी। समझ में आ गया? नेक्स्ट प्रेगनेंसी में एम्ब्रियो होगा। ठीक है, अगर RH पॉजिटिव होगा तब भी उसका डेवलपमेंट फिर नॉर्मल होगा। आया समझ में? तो इस एंटीबॉडी के फॉर्मेशन को रोकना होता है मदर बॉडी में। अगर एंटीबॉडी के फॉर्मेशन को नहीं रोका गया तो मदर ब्लड से ये एम्ब्रियो में चला जाएगा, फीटस में चला जाएगा और उसके इरिथ्रोसाइट के साथ, RBC के साथ रिएक्ट करेगा और उसको किल कर देगा। आया समझ में? तो ये है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। क्या है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। क्लियर है? कहां पे देखने को मिलता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस? मदर RH निगेटिव एंड एम्ब्रियो RH पॉजिटिव जब रहता है तब। क्या? एम्ब्रियो RH पॉजिटिव जब रहता है तब। एकदम इसको ध्यान में रखना है, इसको कहते हैं RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, RH मिसमैचिंग। क्लियर है? यहां तक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मल्टीपल एलील का एग्जांपल है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। क्या है? सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी लिखेंगे, हेडिंग देंगे सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या है? सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी जब खुद का ही पॉलन ग्रेन, क्या? जब खुद का ही पॉलन ग्रेन खुद के ही पिस्टिल पे जाएगा, खुद के ही पिस्टिल पे जाएगा और जर्मिनेट नहीं करेगा, खुद के ही स्टिग्मा पे जाएगा और जर्मिनेट नहीं करेगा, तो वैसे कंडीशन को कहते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। क्या कहते हैं? सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। देखिए भाई, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या है? मान लेते हैं ये एक प्लांट है। क्या है? एक प्लांट है और एक प्लांट में एक फ्लावर है। मान लेते हैं ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। क्या है भाई? बाइसेक्सुअल फ्लावर है। क्लियर है? सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ये हो गया फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसको कहते हैं कार्पेल या पिस्टिल, और ये हो गया स्टिग्मा। क्या हो गया भाई? स्टिग्मा। क्लियर है? अब ये क्या करेगा? पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करेगा। चलो, इस प्लांट का जो जीनोटाइप है, मान लेते हैं इसका जो जीनोटाइप है ये है S1 S2। क्या है भाई? S1 S2। क्या है? S1 S2। तो ये जो पॉलन ग्रेन होगा, ये पॉलन ग्रेन दो तरह का हो सकता है, या तो ये S1 हो सकता है या तो ये S2 हो सकता है। तो एक का जीनोटाइप S1 S2। क्या? S1 S2, या तो S1 या तो S2। और पॉलन ग्रेन का भी जीनोटाइप क्या है? S1 S2। क्या है? S1 S2, सेम जीनोटाइप। समझ में आ गया? तो अगर ये फ्लावर, क्या? अगर ये फ्लावर सेम फ्लावर है, क्या? जैसा जीनोटाइप मेल गैमेट का वैसा ही जीनोटाइप फीमेल गैमेट का है। ठीक है? और तब यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो, क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तो इसके इस पिस्टिल के स्टिग्मा पे, क्या? पिस्टिल के स्टिग्मा पे इसी का पॉलन ग्रेन, क्या? इसी का पॉलन ग्रेन ग्रो नहीं करेगा, अनेबल टू ग्रो, यानी ग्रो कर ही नहीं सकता। तो इस कंडीशन को कहते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। क्या कहते हैं? सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। खुद का ही पॉलन ग्रेन, क्या? एक ही प्लांट का या सेम एक प्लांट का डिफरेंट फ्लावर का, क्या? सेम फ्लावर का या एक प्लांट के डिफरेंट फ्लावर का, जिटेनोगेमी याद है? चलो, तो सेम फ्लावर का या एक ही प्लांट के डिफरेंट फ्लावर का जब पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के या उसी प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पे ग्रो नहीं करेगा, तो उस कंडीशन को कहते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। क्या कहते हैं? सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। ये सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी जो है ना, ये क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करता है। क्या करता है?
क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करता है, यानी सेम जीनोटाइप सेम ही एक सेल को क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेट, सेल्फ फर्टिलाइज नहीं कर सकते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी। क्या कहेंगे, सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी। क्लियर है? अरे बोलो भाई, क्लियर है? चलिए, सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी किसको फेवर करता है, क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करता है। किसको फेवर करता है, क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करता है। सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी कंट्रोल होता है, गवर्न होता है मल्टीपल एलील से। किससे, मल्टीपल एलील से। टोबैको प्लांट में सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी देखने को मिलता है, और टोबैको प्लांट में सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी 4 से 6 मल्टीपल जीन मिलकर कंट्रोल करते हैं। कितने, 4 से 6 जीन मिलकर कंट्रोल करते हैं। सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन का एक एक्सपेक्ट है। क्या है, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन का एक एक्सपेक्ट है, यानी ये पॉलन ग्रेन पिस्टल में जर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा, उसके बारे में आपको बताता है। सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी समझ में आ गया। सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन सेमी फ्लावर के पिस्टल पे या सेम प्लांट का डिफरेंट फ्लावर के पिस्टल पे जर्मिनेट नहीं करेगा, तो इस कंडीशन को कहते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी। डायग्राम से आपको समझाते हैं। ये हो गया सेम प्लांट, और यहाँ पे हो गया, मान लेते हैं फीमेल फ्लावर। क्या हो गया, यहाँ पे फीमेल फ्लावर, और यहाँ पे हो गया मेल फ्लावर। क्या, तो इसका पॉलन ग्रेन इसी प्लांट के स्टिग्मा पे पिस्टिल पे जर्मिनेट नहीं करेगा। समझ में आ गया? तो इसको कहेंगे सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी। क्यों नहीं करेगा, ये भी एक तरह का जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है, और ये भी क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन है। तो सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी किसको फेवर करता है, क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करता है। और आपको पता है क्रॉस पॉलिनेशन होगा, इवोल्यूशन को लाएगा। चलिए देखते हैं। अब आया एक नेक्स्ट फ्लावर। क्या है, एक नेक्स्ट फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है। इस दूसरे फ्लावर का जो जीनोटाइप है, क्या है, ये दूसरे फ्लावर का जो जीनोटाइप है ये है H2S3। क्या भाई, H2S3। क्या है, बोलो ना, H2S3 है। क्या भाई, H2S3। क्या है, H2S3। यानी अब H2 वाला पॉलन ग्रेन, क्या H2 वाले पॉलन ग्रेन H2 वाले पे जाएगा, H2S3 तो इसके पास है ना, तो ये जर्मिनेट नहीं करेगा। क्या, जर्मिनेट नहीं करेगा, ऐसा समझ में। लेकिन S1 यहाँ पे है और S1 यहाँ पे नहीं है, यानी S1 वाला जीनोटाइप अगर H2S3 पे जाएगा तो ये जर्मिनेट कर जाएगा। क्या, जर्मिनेट कर जाएगा। तो इस कंडीशन में S1, S2 और H2S3 कंडीशन में आपको 50% रिजेक्शन देखने को मिला। क्या, 50% रिजेक्शन देखने को मिला। सिंपल सा बात है भाई। सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी में क्या होता है, सेम टाइप का जीनोटाइप, यानी सेम टाइप के पॉलन ग्रेन सेम टाइप के ही सिमिलर टाइप्स के सेम टाइप का पॉलन ग्रेन सिमिलर टाइप्स के पिस्टिल पे ग्रो नहीं कर सकते, इसको कहते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी। नेक्स्ट समझ में आ गया, 50% रिजेक्शन है, 50% एक्सेप्टेंस है। नेक्स्ट एक और जीनोटाइप हम आपको लेकर समझाने की कोशिश करते हैं। ये एक दूसरा फ्लावर है। क्या है, दूसरा फ्लावर है। इस दूसरे फ्लावर का जो जीनोटाइप है ये मान लेते हैं H3S4। क्या है, H3S4। अब देखो ये जो पॉलन ग्रेन है ना, पॉलन ग्रेन ये आसानी से क्रॉस पॉलिनेशन होगा। S1 आसानी से यहाँ पे ग्रो कर जाएगा। ऐसा समझ में क्यों, क्योंकि S1 जैसा जीनोटाइप यहाँ पे नहीं है। H2 आसानी से ग्रो कर जाएगा। क्यों, क्योंकि इस तरह का जीनोटाइप नहीं है, यानी 0% रिजेक्शन, 100% एक्सेप्टेंस। क्या है, 0% रिजेक्शन। ऐसा समझ में। सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करता है। सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी में पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन देखा जाता है। क्या, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन देखने को मिलता है। क्लियर है, मतलब सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करता है, और सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी मल्टीपल एलील का एग्जांपल है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है, यहां तक नोट डाउन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी में अनएबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन। क्या, अनएबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, to germinate on stigma of same flower or different flower of same plant, or different flower of same plant is known as self incompatibility. It is method to favor cross pollination। ये क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करने का एक मेथड है। ये जो जेनेटिकली कंट्रोल होता है, क्या जेनेटिकली कंट्रोल होता है, और किससे, मल्टीपल एलीलिक जीन से। किससे, मल्टीपल एलील से या मल्टीपल एलीलिक जीन से ये जेनेटिकली कंट्रोल होता है। सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी टोबैको प्लांट में सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी को कंट्रोल करता है। 4 to 6 मल्टीपल एलील। कितने,
4 to 6 मल्टीपल ए। क्लियर है? यहां तक नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट एलिलिक जिन इंटरेक्शन में, क्या एलिलिक जिन इंटरेक्शन में नेक्स्ट अपना आता है लेथलिटी और लेथल जिन। क्या लेथलिटी और लेथल जिन, नेक्स्ट हेडिंग लीजिएगा लेथलिटी और लेथल जिन। लेथलिटी और लेथल जिन, क्लियर है? इसमें लिखिएगा व्हेनेवर एनी जिन इन होमोजाइगस कंडीशन, whenever any zin in homozygous condition, whenever any zin in homozygous condition leads to death of organism, whenever any gene in homozygous condition leads to death of organism called lethal gene, whenever any gene in homozygous condition leads to death of organism called lethal gene, and this process called lethality, and this process called lethality, and this process called lethality, and this process lethal gene, and this process called lethality। ठीक है? Whenever any gene in homozygous condition leads to death of organism called lethal gene, वैसा जिन जो होमोजाइगस कंडीशन के कारण क्या, वैसे जिन जो होमोजाइगस कंडीशन के कारण क्या करवा देता है, डेथ करवा देता है, वैसे जिन को कहते हैं लेथल जिन, एंड इस प्रोसेस को कहते हैं लेथलिटी। क्या कहते हैं? लेथलिटी। इसका एग्जांपल है येलो कोट कलर इन माइस। क्या है एग्जांपल? येलो कोट कलर इन माइस, येलो कोट कलर इन माइस। चलो देखते हैं येलो कोट कलर इन माइस। ये है कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉस करवाया जाता है कैपिटल वाई स्मॉल वाई से। क्या कैपिटल वाई स्मॉल वाई को क्रॉस कराते हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई से। ये जो माउस है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये आपको देखने को मिलता है येलो कलर का। क्या येलो कोट कलर का, और ये भी देखने को मिलता है येलो कोट कलर का। आपको पता है इतना तो कि ये दो तरह का गैमेट प्रोड्यूस करेगा, कौन सा? कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई। ये भी दो तरह के गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। जब ये फ्यूज करेंगे तो सिंगल बॉन्ड से बनाना सबसे आसान है। चलिए कैपिटल वाई यहाँ पे, स्मॉल वाई यहाँ पे, कैपिटल वाई यहाँ पे, स्मॉल वाई यहाँ पे। कैपिटल वाई फ्यूज करेगा तो कैपिटल वाई बनेगा। समझ में आ गया? होमोजाइगस कंडीशन में येलो कलर का माइस, यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और यहाँ पे स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। क्लियर है? अरे बोलो भाई, क्लियर है? जैसे ही कैपिटल वाई फ्यूज करता है और येलो माइस बनने का फॉर्मेशन होता है, मतलब होमोजाइगस कंडीशन में, तो ये माइस बचता ही नहीं है। इसका क्या हो जाता है? एम्ब्रियोनिक कंडीशन में डेथ हो जाता है। क्या डेथ? तो होमोजाइगस कंडीशन में येलो माइस अभी तक कोई जिंदा नहीं है। क्या होमोजाइगस कंडीशन में येलो माइस जिंदा नहीं है? क्यों नहीं जिंदा है? क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन में जो येलो माइस होते हैं वो लेथल जिन के एग्जांपल है, और जैसे ही येलो माइस के कैरेक्टर यानी कैपिटल वाई एक साथ होमोजाइगस कंडीशन में आएगा, माइस क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा उसका। समझ में आ गया? तो ये लेथल जिन का एग्जांपल है। वहीं पे ये वाले माइस और ये वाले माइस, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में येलो है, ये जिंदा रहेंगे, और स्मॉल वाई ग्रे कलर का माइस है, ये यहाँ पे जिंदा रहेगा। यानी आपके पास जो रिजल्ट बच जाता है वो बच जाता है कैपिटल वाई स्मॉल वाई इज टू स्मॉल वाई। कैपिटल वाई स्मॉल वाई हेटेरोजाइगस में क्या है? येलो कलर का है। क्या है? हेटेरोजाइगस में येलो कलर का है, और स्मॉल वाई क्या है? ये ग्रे कलर का है। क्या है?
ग्रे कलर का माइस है जो 2:1 के रेशियो में जिंदा है। समझ में आया? ये कैपिटल वाई क्या हो गया, इसका डेथ हो गया। क्लियर है? चलिए, कैसे पता सर कैपिटल वाई डेथ हो गया? कैसे पता सर कैपिटल वाई? जब फिर से इसको सेल्सिंग कराएंगे तो कुछ ऐसा ही रिजल्ट आपको मिलेगा, कैपिटल वाई नहीं मिलेगा ऐसा नहीं। और जब आप स्मॉल वाई को रिपीटेड सेल्सिंग करवाइएगा, बार बार उसी तरह के ग्रे वाले से जब क्रॉस कराएगा तो आपको सेम तरह का माइस मिलेगा, सिर्फ ग्रे। यानी ये रिसेसिव कैरेक्टर है ग्रे कलर, और येलो कलर क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर है। समझ में आया? चलिए, यहाँ पे जो लेथल जीन है वाई, क्या यहाँ पे जो लेथल जीन है कैपिटल वाई, ये डुअल नेचर शो कर रहा है। क्या? डुअल नेचर शो कर रहा है। अगर इसको लेथल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्या लेथल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रिसेसिव कैरेक्टर को शो कर रहा है, क्योंकि हम आपको बार बार बोलते हैं जब भी रिसेसिव कैरेक्टर शो होगा तो होमोजाइगस कंडीशन में शो होगा। तो देखो होमोजाइगस कंडीशन पे ही आने पे ना माउस का डेथ हो रहा है, यानी यहाँ पे कैपिटल वाई जिन लेथल जिन होमोजाइगस कंडीशन में ही होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में डेथ हो रहा है। क्या? होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में डेथ हो रहा है, यानी कैपिटल वाई यहाँ पे लेथल जिन के लिए, कैपिटल वाई लेथल जिन के लिए होमोजाइगस, कैपिटल वाई लेथल जिन के लिए रिसेसिव जिन के जैसा एक्ट कर रहा है। क्या? कैपिटल वाई रिसेसिव जिन के लिए, कैपिटल वाई लेथल जिन के लिए रिसेसिव जिन के जैसा एक्ट कर रहा है। किसके जैसा? रिसेसिव जिन के जैसा एक्ट कर रहा है। जबकि कैपिटल वाई ग्रे वाले के साथ है, किसके साथ? स्मॉल वाई के साथ है, तो ये येलो कलर का शो हो रहा है। जबकि कैपिटल वाई कलर के लिए यानी फिनोटाइप जब ये शो करता है तो डोमिनेंट नेचर शो करता है। क्या नेचर शो करता है? डोमिनेंट नेचर शो करता है। बोलो भाई, क्लियर है? तो यहाँ पे कैपिटल वाई दो तरह का डुअल नेचर शो कर रहा है। क्या? कैपिटल वाई डुअल नेचर शो कर रहा है, कैपिटल वाई डुअल नेचर शो कर रहा है। एक तो ये लेथल जिन के लिए, क्या लेथल जिन के लिए होमोजाइगस में ही काम करेगा ना, और दूसरा काम कर रहा है ये फिनोटाइप के लिए। किसके लिए? फिनोटाइप के लिए। फिनोटाइप मतलब कलर ऑफ माइस के लिए। क्या? फिनोटाइप मतलब कलर ऑफ माइस के लिए काम कर रहा है। तो ये लेथल जिन के लिए तो रिसेसिव के जैसा काम कर रहा है। क्या? रिसेसिव के जैसा काम कर रहा है, क्योंकि जब दो कैपिटल वाई आ रहा है तभी लेथल जीन बन रहा है और इसका डेथ हो रहा है। और जबकि ये फिनोटाइप यानी कलर के लिए ये क्या है? डोमिनेंट के जैसा एक्ट कर रहा है। किसके जैसा एक्ट कर रहा है? डोमिनेंट के जैसा एक्ट कर रहा है। कैसे? ये कैपिटल वाई रिसेसिव के साथ होमोजाइगस कंडीशन में डेथ हो रहा है तो लेथल जीन के जैसा एक्ट कर रहा है, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई की कंडीशन में इसका क्या हो रहा है? डेथ हो रहा है। क्या? कैपिटल वाई स्मॉल वाई की कंडीशन में इसका डेथ हो रहा है। तो फिनोटाइपिकली ये क्या है? डोमिनेंट जीन शो कर रहा है। क्या? डोमिनेंट जीन शो कर रहा है। आया समझ में? यहां तक नोट डाउन करेंगे। लेथल जीन दो तरह का होता है। लेथल जीन दो तरह का होता है। एक होता है ट्रू लेथल जीन। क्या? ट्रू लेथल जीन। और दूसरा होता है क्या? सेमी लेथल जीन। क्या होता है? सेमी लेथल जीन। ट्रू लेथल जीन एंड सेमी लेथल जीन। ट्रू लेथल जीन सिर्फ डेथ को कंट्रोल करता है। क्या? इफ रेगुलेट ओनली डेथ। क्या? इफ रेगुलेटिंग ओनली डेथ। इसको कहते हैं ट्रू लेथल जीन। सेमी लेथल यानी ये डेथ को भी रेगुलेट करता है, फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स को भी रेगुलेट करता है। रेगुलेटिंग बोथ, लिखेंगे रेगुलेटिंग बोथ डेथ एंड फिनोटाइप एज वेल। अगर दोनों कैरेक्टरों को कंट्रोल करेगा तो उसको कहेंगे सेमी लेथल। और एग्जांपल कोड कलर माइस का ये सेमी लेथल का एग्जांपल है। नेक्स्ट है कि सर ये लेथल जीन बनते कैसे हैं? क्या लेथल जीन कैसे बन जाते हैं किसी भी पॉपुलेशन में? तो ये लेथल जीन बनते हैं कैसे?
म्यूटेशन से, कैसे? म्यूटेशन से। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे लेथल जीन अराइज थ्रू द म्यूटेशन, लेथल जीन अराइज थ्रू lethal gene arise through mutation and they show pleiotropism। pleiotropism कहने का मतलब है ये जिन जो म्यूटेशंस है अराइज होते हैं लेथल जिन, ये एक से अधिक कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, उसको कहते हैं प्लियोट्रोपिज्म। क्या? एक जिन होगा लेकिन एक से अधिक कैरेक्टर को, एक से अधिक ट्रेट को कंट्रोल करेगा, तो उसको कहते हैं प्लियोट्रोपिज्म। जैसे देखिए ना वाई जिन, ये कलर को भी कंट्रोल करता है और लेथलिटी को भी कंट्रोल करता है। क्लियर? तो ये प्लियोट्रोपिज्म भी शो करते हैं लेथल जिन। तो lethal gene arise through mutation and they show pleiotropism and they show pleiotropism and they show pleiotropism। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे lethal gene show differential penetrance and expressivity। मतलब lethal gene एक ही होगा लेकिन कोई ज्यादा एक्सप्रेस करता है lethal gene खुद को और कुछ कम एक्सप्रेस करते हैं। तो लेथलिटी के बेसिस पे, पेनिट्रेंस के बेसिस पे लेथलिटी को 3 टाइप्स में डिवाइड किए हैं। एक होता है एब्सोल्यूट लेथलिटी। क्या होता है? एब्सोल्यूट लेथलिटी। एब्सोल्यूट लेथलिटी में क्या होता है? लेथल जिन के कारण एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाता है, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट लेथलिटी। दूसरा होता है सब लेथलिटी। क्या? सब लेथलिटी में ऑर्गेनिज्म मैच्योरेशन के बाद उनका डेथ होता है। क्या? मैच्योरेशन के बाद, यानी 18-19 साल के बाद उनका डेथ होता है। और तीसरा होता है डिले लेथलिटी। क्या? डिले लेथलिटी में ऑर्गेनिज्म का डेथ 40 के बाद होता है, 40-50 के बाद होता है, तो उसको कहते हैं डिले लेथलिटी। यानी लेथल जिन का पेनिट्रेंस और एक्सप्रेसिविटी अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे लेथल जिन शो डिफरेंशियल पेनिट्रेंस, लेथल जिन शो डिफरेंशियल पेनिट्रेंस differential penetrance and expressivity बोलो भाई क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट में लेथलिटी इज ऑफ 3 टाइप्स। लेथलिटी इज ऑफ 3 टाइप्स। लेथलिटी इज ऑफ 3 टाइप्स। पहला एब्सोल्यूट लेथलिटी, दूसरा सब लेथलिटी और तीसरा डिले लेथलिटी। चलिए देखते हैं एब्सोल्यूट लेथलिटी में क्या होता है। ऑर्गेनिज्म का डेथ एम्ब्रियोनल कंडीशन में ही हो जाता है। क्या? एम्ब्रियोनल कंडीशन में। जैसे होमोजाइगस माइस, क्या? होमोजाइगस येलो कोट कलर होमोजाइगस माइस। क्लियर है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में कैपिटल वाई का डेथ हो जाएगा। समझ में आया? ठीक वैसे ही येलो गोल्डन लीफ कलर ऑफ स्नैपड्रैगन। क्या? गोल्डन लीफ कलर ऑफ स्नैपड्रैगन होमोजाइगस कंडीशन में गोल्डन लीफ कलर होगा और बनने के पहले ही एम्ब्रियोनिक कंडीशन में उस प्लांट का क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है। तो येलो लीफ कलर आप नहीं देख, सॉरी गोल्डन लीफ कलर आप स्नैपड्रैगन का देखते ही नहीं है। समझ में आ गया? तो वो एब्सोल्यूट लेथलिटी का एग्जांपल है। नेक्स्ट है सब लेथलिटी, डेथ आफ्टर बिफोर मैच्योरिटी। क्या? डेथ आफ्टर बिफोर मैच्योरिटी मतलब डेथ हो जाएगा मैच्योरिटी के पहले या मैच्योरिटी के जस्ट बाद। समझ में आ गया? मैच्योरिटी के जस्ट पहले या जस्ट बाद, यानी मैच्योरिटी के आसपास अगर ऑर्गेनिज्म का डेथ होता है 18-19 साल के आसपास, तो उसको कहते हैं सब लेथलिटी। और सब लेथलिटी का एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। क्या है? सिकल सेल एनीमिया, टे-सैक्स डिजीज। क्या? टे-सैक्स डिजीज। नेक्स्ट है डिले लेथलिटी। क्या है? डिले लेथलिटी ऑर्गेनिज्म का डेथ मिडिल एज में होता है। कब होता है? मिडिल एज में, 40-50 ईयर्स में होता है। हंटिंगटन्स डिजीज का एग्जांपल है। क्या? हंटिंगटन्स डिजीज। क्या? हंटिंगटन्स डिजीज।
तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे प्लियोट्रोपिज्म। क्या पढ़ेंगे भाई? प्लियोट्रोपिज्म। और ये प्लियोट्रोपिज्म भी किसका एग्जांपल है? एलिलिक जिन इंटरेक्शन का। क्या है? एलिलिक जिन इंटरेक्शन का। याद तो है ना? अभी तक क्या चल रहा है? एलिलिक जिन इंटरेक्शन। देखो एक बात, हैंड रिटन नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर? तो साथ साथ हैंड रिटन नोट्स आप मेंटेन करते चलेंगे, ठीक है? कोई डाउट होता है हैंड रिटन नोट्स में, कुछ नहीं समझ में आता है तो पूछना है। एनसीईआरटी को पढ़ना है प्रॉपर, ठीक है? कुछ ये सब पॉइंट नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी में, लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।